हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन से ई लर्निंग। ना जाने मार्केट में डायरेक्ट टैक्स को क्यों इतना वास्ट बना दिया गया है, सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स को। आपके सामने डायरेक्ट टैक्स का नया ये मैं लेकर के आया हूँ। ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं डायरेक्ट टैक्स का सीए फाइनल के लिए। अभी कुछ 6-7 दिन मेरा जो लेक्चर चलेगा वो सीए फाइनल वाले भी देख सकते हैं और आईपीसीसी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि सीए फाइनल में क्या है कि बेसिक तो आईपीसीसी से ही आएगा और वो चीज़ हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। यानी आपको कम से कम 40 नंबर का क्वेश्चन, यानी 30 से 40 नंबर तक का क्वेश्चन आईपीसीसी वाले ही पूछते हैं। उसके बाद फाइनल का कंटेंट आता है, ठीक है ना। तो हम पहले एक रोड मैप बनाएंगे, उस रोड मैप के हिसाब से हम डायरेक्ट टैक्स अपना पढ़ने का शुरू करेंगे। इतना वास्ट बना करके और सिलेबस को ज़्यादा भारी भरकम बना करके नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है ना। एक सिंपल से चीज़ है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या है कि एक पर्सन है, किसी कोई पर्सन होगा, उस पर्सन का इनकम निकालना है, इनकम पे कुछ बेनिफिट देना है और टैक्स रेट निकाल करके उसको मल्टीप्लाई करना है और जा करके हमको टैक्स पे कर देना है। बात खत्म, कहानी खत्म, यही है ना। तो हम डायरेक्ट टैक्स शुरू करते हैं। एक पहले मैं रोड मैप आपको बता देता हूँ कि क्या होता है रोड मैप डायरेक्ट टैक्स का, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो जानिए कि डायरेक्ट टैक्स में एक पर्सन होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक पर्सन होता है। पर्सन, वो पर्सन क्या करता है, अपना इनकम निकालता है। तरीके हैं, सब चीज़ें के तरीके, पर्सन भी अलग अलग तरीके का पर्सन है, इनकम निकालने का भी अलग अलग तरीका है। लेकिन जो बेसिक कैटेगराइजेशन है वो पहले समझने की, हायरार्की जो है वो पहले समझने की ज़रूरत है। तो एक पर्सन होता है, वो पहले अपना इनकम निकालता है, फिर उस इनकम का क्या करता है, टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करता है। जो टैक्स पेबल निकलता है उसको वो पे कर देता है, ठीक। अब इस पर्सन को फिर हम तोड़ेंगे, यानी पर्सन को फिर तोड़ेंगे और फिर पढ़ेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पर्सन, यानी पर्सन कितने तरीके के होते हैं। उसके बाद फिर पर्सन को थोड़ा सा और कैटेगराइज किया है कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, यानी कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो देसी होंगे और कुछ विदेशी होंगे। तो इनकम टैक्स अपने हिसाब से रेसिडेंट पर्सन को और नॉन रेसिडेंट पर्सन को कैटेगराइज कर दिया है। वो हम पढ़ेंगे किस बेसिस पे किया है। फिर उसके बाद आते हैं इनकम के तरफ। तो इनकम टैक्स 5 हेड में इनकम को डिवाइड करता है कि इनकम 5 हेड में कमाया जा सकता है किसी भी पर्सन के द्वारा। वो हेड हम पढ़ेंगे क्या होता है, जैसे सैलरी होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल गेन है, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ठीक है। उसके बाद अदर सोर्स का इनकम है। 5 हेड ऑफ इनकम हो गया। उसके बाद इनकम टैक्स ये कहती है कि ये हेड ऑफ इनकम तो हो गया, लेकिन ये कहाँ एराइज और कहाँ एक्रू हुआ, ये डिसाइड करके हम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का इनकम इंडिया में टैक्सेबल करते हैं। उसके बाद टैक्स रेट निकलता है। टैक्स रेट जो होता है वो 3 तरीके का टैक्स रेट होता है। एक स्पेशल रेट दिया हुआ होता है, फाइनेंस एक्ट में दिया हुआ होता है, या इनकम टैक्स एक्ट में दिया होता है, या DTAA एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, उसमें भी दिया हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम टैक्स रेट डिवाइड करेंगे, टैक्स रेट डिसाइड करेंगे, और या फिर जो रेट स्पेसिफाइड है इन इनकम टैक्स एक्ट वो रेट ले लेंगे। उसके बाद उस रेट से जो मेरा इनकम निकला है उसको मल्टीप्लाई करके हम टैक्स को पे करते हैं। कैसे पे करते हैं, या तो डायरेक्टली पे करते हैं एडवांस टैक्स के रूप में, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, या फिर TDS के रूप में जब हम इनकम जहाँ से, जिस व्यक्ति के पास हमारा इनकम जनरेट हो रहा होगा वो व्यक्ति ही हमारा TDS काट के और जमा कर देगा, या फिर हम जहाँ एक्सपेंस कर रहे होंगे वो बंदा हमसे पैसे कुछ कलेक्ट कर लेगा और वो जमा कर देगा, उसको TCS कहते हैं, ठीक। सरकार ये मानती है कि अगर आप, कुछ स्पेशल केस है जिसमें सरकार ये मानती है कि अगर आप बल्क में पैसा खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब कभी ना कभी आप इनकम कमाइएगा। तो आप जब कमाइएगा तो हमें टैक्स आप दे दीजिएगा बाद में, पहले जो आप खर्च कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी में उस पर हम आपसे कुछ टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हायरार्की हो गया कि पर्सन पढ़ेंगे, कितने तरीके के पर्सन होते हैं, उसके बाद इनकम पढ़ेंगे, फिर टैक्स रेट पढ़ेंगे और टैक्स पे कैसे करते हैं वो पढ़ लेंगे हम, ठीक। यहाँ तक खत्म हो जाता है हमारा आईपीसीसी लेवल तक का पार्ट, ठीक। आईपीसीसी में लगभग लगभग इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद शुरू होता है फाइनल का लेवल, सीए फाइनल का लेवल। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो कि पहले अपना इनकम निकाला जिसने, उसके बाद क्या किया उसने, टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके टैक्स पे कर दिया और रिटर्न फाइल कर दी। अब वो रिटर्न कहाँ जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक असेसिंग ऑफिसर बैठा होता है जिसको AO कहते हैं। वो क्या करता है, उस पर्सन का जो रिटर्न है वो देखता है, मैनुअली अब नहीं देखता है, अब कंप्यूटराइज चेक होता है।
वो मैनुअली अब नहीं होता है, अब कंप्यूटराइज़ होता है, तो कंप्यूटराइज़ चेक किया जाता है, लेकिन उसके सामने भी एओ बैठा होता है, वो चेक करेगा, यानी असेसमेंट करेगा और चेक करने के बाद वो एक इंटीमेशन भेज देगा एसएससी को और उसके बाद वो नोटिस भेज देगा। अगर कुछ गलत है या सही है, नोटिस दोनों ही केस में आ सकता है, सही है फिर भी, कुछ गलत है फिर भी, ठीक? अगर मतलब नोटिस अगर कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, तो उस नोटिस को इंटीमेशन ही कहते हैं, ठीक? अगर कुछ गड़बड़ी है, तो नोटिस के साथ-साथ जो इनकम टैक्स ऑफ़िसर है, वो एक डिमांड भी रेज़ करेगा। अब जब डिमांड रेज़ करेगा या कोई रिफंड रेज़ करेगा तो ओके है, रिफंड मतलब हमने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, हमको टैक्स वापस मिलना चाहिए। तब तो एसएससी के लिए ठीक है, बल्ले-बल्ले है। लेकिन अगर डिमांड रेज़ किया है, तो एसएससी उस डिमांड नोटिस को पढ़ेगा। उसके बाद अगर वो एसएससी ये चाहता है, कोई भी फर्दर जो है एक्शन नहीं लेना और वो चाहता है कि जितना डिमांड आया है पैसे का, वो हम पे कर दें और पे करने के बाद नक्की करें, काम खत्म करें, सही है, ठीक है, डिमांड अच्छा है, सही है, हमने कम टैक्स पे किया है तो हम डिमांड को पे कर देते हैं, डिमांड पे कर दिया, केस खत्म। लेकिन एसएससी कहता है कि नहीं, डिमांड गलत है, हमने टैक्स पे किया था इसने ज़्यादा इनकम दिखा दिया। अब डिमांड कब-कब रेज़ हो सकता है? या तो इनकम हमने गलत दिखा दिया हो, या हमने टैक्स गलत दिखा दिया हो, या लॉस ज़्यादा दिखा दिया हो, ठीक है ना? तो उस केस में या डिडक्शन हमने ज़्यादा क्लेम कर लिया हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जब हम अंदर जाएँगे तो हम पढ़ेंगे ठीक से, ठीक? तो इन केस में क्या होता है, डिमांड रेज़ हो जाता है। उसके बाद एसएससी को अगर ऐसा लगता है कि नहीं, हमने सब कुछ सही किया हुआ है, डिमांड गलत रेज़ हो गया है या फिर कोई कम्युनिकेशन गैप है, तो वो क्या करता है, असेसिंग ऑफिसर के पास जाता है और बोलता है कि भैया देखिए सब कुछ सही है हमारा। लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर नहीं मानता, तो वो फिर ऊपर लेवल पे जाता है, यानी कहाँ जाता है, सीआईटी लेवल पे जाता है, सीआईटी को बोलता है, सीआईटी अपील में जाता है। फिर अगर वो भी नहीं मानता तो फिर सीआईटी उसके ऊपर होते हैं, उनके पास जाता है। अगर वो भी नहीं मानते तो फिर आईटीएटी के पास जाता है। अगर वो भी नहीं मानते तो हाई कोर्ट में जाता है और फिर वो भी नहीं होता वहाँ से तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, यानी एसएससी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, ठीक? वो केसेज़ हैं कि इन केस में जा सकता है, इन केस में नहीं जा सकता, ठीक है ना? वो आगे पढ़ेंगे। तो ये लेवल होता है हमारा सीए फाइनल का। इसके बाद कुछ स्पेशल चीज़ें और भी पढ़नी पड़ती हैं। अब इनकम टैक्स में अब इनकम टैक्स में क्या होता है, हमको इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ना ही होता है। फाइनेंस एक्ट में भी कभी-कभी कोई बिल आ जाता है, जो इनकम टैक्स में बाद में तो हो जाता है, लेकिन फाइनेंस एक्ट में भी कभी-कभी रह जाता है। तो वो भी हमको वहाँ से भी रेफ़रेंस लेना पड़ता है। उसके बाद कोई सर्कुलर या नोटिफ़िकेशन इश्यू होता है, उसका भी हमें देखना होता है। इनकम टैक्स का रूल भी पढ़ना होता है और कुछ केस स्टडीज़ होती है, जैसे मैंने बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो उस केस को जो डिसाइड कर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीजन देती है, उसको हम कहते हैं केस स्टडीज़। उसके ही बेसिस पे हम लोग जो है सो अपना वैसा रिलेटेड अगर कोई केस होगा तो हम केस स्टडी का रेफरेंस लेकर के वैसा ही काम हम करते हैं, ठीक है ना? इसके बाद इनकम टैक्स जो है सो कुछ बेनिफिट्स देती है। किसको बेनिफिट देती है? तो एसएससी को बेनिफिट देती है। कैसा बेनिफिट? तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट देती है। यानी इनकम टैक्स कहती है कि देखो पिछले साल अगर आपका लॉस हो गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, आप हमको टैक्स पे करते आ रहे हैं, तो अगर पिछले साल आपका लॉस हो गया है, तो उसको आप अगले साल की इनकम से सेट ऑफ कर लीजिएगा। यानी आपने अगले साल अगर आपको टैक्स पे करना है और पिछले साल आपको नुकसान हो गया था, तो जितने का नुकसान हुआ था, उस नुकसान के ऊपर में जितना आपका टैक्स बचता है, वो आप बचा लीजिएगा। आप अपने अगले साल हमें इनकम को कम करके दिखा दीजिएगा, ठीक है? उसका भी नियम कानून है, आगे पढ़ेंगे, ठीक? उसके बाद इनकम टैक्स इनकम टैक्स एक्ट हमें बोलती है कि डिडक्शन हम आपको कुछ दे सकते हैं। कुछ बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, जैसे 80C, 80CCA, TCCB, डी, 80D, 80GGB, बहुत सारे डिडक्शन होते हैं। तो ये सारे डिडक्शन का हम बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद एग्जम्पशंस भी देती है। जैसे अगर आप कहीं स्पेसिफिक जगह पे काम करेंगे तो आपको 5 साल का एग्जम्पशन, 10 साल का एग्जम्पशन टैक्स में से, 15 साल का एग्जम्पशन टैक्स में से। तो ऐसे एग्जम्पशंस भी देती है। इन दोनों को नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इनकम कहते हैं, ठीक है? उसके बाद डीटीएए में भी कुछ बेनिफिट दिया हुआ होता है। यानी नॉर्मली इनकम टैक्स में कोई काम को करने का अगर आपका रेट ऑफ टैक्स 20% है और डीटीएए में उसी सेम काम को करने का टैक्स रेट 10% है, तो बेनिफिट दोनों में से कौन हुआ? 10%। तो वो एसएससी क्लेम कर सकता है, यानी 10% लेकर के वो मौज कर सकता है, ठीक है ना? उसके बाद बेनिफिट और क्या देती है? अलाउएबल एक्सपेंडिचर, यानी अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स कहती है कि आप इन इन चीज़ों का एक्सपेंस क्लेम आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? या हाउस प्रॉपर्टी है तो म्युनिसिपैलिटी टैक्स दे रहे हैं तो उसका आप क्लेम कर सकते हैं। सैलरी वाले अगर सैलरीड एम्प्लॉयड है, तो अगर आप प्रोफेशनल टैक्स दे रहे हैं तो उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना?
तो ये सारे जो है सो अलाउेबल एक्सपेंडिचर होते हैं, इसका बेनिफिट इनकम टैक्स आपको देती है। उसके बाद और होता है स्पेशल रिबेट टू स्पेशल पर्सन, स्पेशल रिबेट देती है स्पेशल पर्सन को। अब स्पेशल पर्सन कौन हो गया? ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, उसके बाद बिजनेस ट्रस्ट होते हैं, उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। इनको क्या करता है इनकम टैक्स स्पेशल रिबेट एंड डिस्काउंट देता है। ठीक है, कि आपको क्या करते हैं हम ना स्पेशल रिबेट डिस्काउंट देते हैं, आपको स्पेशली ट्रीट करेंगे और आपका टैक्सेबिलिटी हम स्पेशल तरीके से निकालेंगे। ठीक, उसके बाद और बेनिफिट देता है स्पेशल टैक्स रेट देता है फॉर स्पेशल पर्सन, यानी कुछ एनआरआई होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो आईएफएससी में इनकॉर्पोरेट होती है, या फिर कोई स्टार्टअप्स होता है, तो इनके लिए इनकम टैक्स ने कुछ स्पेशल रेट निकाल रखा है, तो ये सारी बेनिफिट देती हैं। उसके बाद कभी कभी तो नो टैक्स इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन स्पेशल पर्सन, कुछ स्पेशल पर्सन होते हैं उनके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसके ऊपर वो टैक्स ही नहीं लगाती, इनकम टैक्स एक्ट टैक्स ही नहीं लगाती। ठीक है, तो ये इतना हो गया बेनिफिट। इसके बाद क्या होता है कि इनकम इनकम टैक्स ने एक मिनिमम टैक्स रिजीम निकाला है। वो बोला है कि एटलीस्ट आपको इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा 3 केस में, यानी अगर आप कंपनी है तो, या फिर अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो अपने ही एसोसिएट्स पर्सन से, यानी अपने किसी रिलेटेड पार्टी से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स कहती है अगर आप अपने किसी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम आपका जो ट्रांजेक्शन है वो आर्म लेंथ पे देखेंगे और उसके ऊपर टैक्स आपसे लेंगे, कम से कम इतना टैक्स लेंगे। उसके बाद कंपनी के केस में कहती है कि अगर आप एक कंपनी है और पीजीवीपी से इनकम कमा रहे हैं तो हम आपके बुक प्रॉफिट को निकालेंगे और उस बुक प्रॉफिट के ऊपर कम से कम 15% का टैक्स आपसे लेंगे ही लेंगे। उसके बाद तीसरे में कहती है कि अगर आप एक कंपनी नहीं है और आप कोई अदर देन कंपनी है और आपने ऐसा बिजनेस किया है जिसके अंदर में 3580 वगैरह है, 80i का डिडक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके केस में हम एएमटी निकालेंगे और 18.5% टैक्स लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये एक मिनिमम टैक्स रिजीम इनकम टैक्स का होता है, ये स्पेशल केस है। इसके अलावे थोड़ी कुछ और बातें पढ़नी है इनकम टैक्स में सीए फाइनल में, उसके बाद हमारा पूरा सिलेबस यही होता है, इतना ही कवर होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर वही है अपना कि नॉन रेसिडेंट पर्सन का जो एनआर है उनका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा, तो वो तो जब एनआर हम पढ़ेंगे तो उसमें सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, कि जो एनआर कंपनीज़ है या फिर एनआर इंडिविजुअल है, दोनों ही का टैक्सेबिलिटी कैसे होता है वो हमको पढ़ना है। तो उसके लिए हमको एनआर टैक्सेशन जो होता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, उसमें 4-5 चैप्टर होते हैं, जिसको स्पेसिफिकली डीटीएए मैंने बता दिया आपको, ट्रांसफ़र प्राइसिंग बता दिया आपको, और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनका टैक्सेबिलिटी 115 के सेक्शन के सीरीज़ में उनका टैक्सेबिलिटी आता है, तो वो पढ़ लेंगे। बस ये 3 चैप्टर होते हैं नॉन रेसिडेंट इनकम में। ठीक, ये हमें पढ़ेंगे, इतने से हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो हम अब अपने रोड मैप के हिसाब से चलते हैं और सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि पर्सन कौन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्सन कौन होता है। देखिए, नोट्स जो मैं दे रहा हूँ आपको वो सारा नोट्स है मैंने बनाया है अपने इंस्टीट्यूट के बुक से। आप इंस्टीट्यूट का बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से भी आप थ्योरी देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको इंस्टीट्यूट से ही करने हैं। आप इस नोट्स को प्रिंट आउट ले लीजिए या इस नोट्स का फ़ोटो क्लिक कर लीजिए या हाथ से राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम चलेंगे अपने जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसी से पढ़ेंगे। ठीक, या फिर आप किसी भी टीचर के, सभी सारे टीचर अच्छे होते हैं, सबकी बुक्स अच्छी होती है, सिर्फ कोई एक बुक रेफ़र कीजिएगा और 5-6 वाली बुक रेफ़र नहीं करना है आपको, जिसमें एक समरी मॉड्यूल होता है। हर टीचर एक अपना समरी मॉड्यूल निकालते हैं, वो समरी मॉड्यूल आपको रेफ़र करना है। नहीं, हमारा एक समरी मॉड्यूल आएगा, वो एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, तो वो समरी मॉड्यूल आपको देख लेना है या फिर आप इंस्टीट्यूट को रेफ़र कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पर्सन। तो पर्सन 7 तरीके का पर्सन होता है। पहला तो इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल कौन? वही सिंगल, मैं। उसके बाद होता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन होता है? जो एक फैमिली मेंबर में कुछ इंडिविजुअल को मिल करके वो एक HUF बना लेते हैं। आईपीसीसी में आपने दया भागा या मिताक्षरा के बारे में सुना होगा। दया भागा कलकत्ता में लगता है, मिताक्षरा जो है सो अदर देन मतलब कि हर जगह लगता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो इन के बारे में सुना होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी किसको होता है, चिल्ड्रन को प्रॉपर्टी होता है कि नहीं होता है, तो ये HUF के अंदर में ही आता है। आप इंस्टीट्यूट के बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसको भी समझा दूंगा। ठीक, उसके बाद होता है AOP BOI। AOP क्या होता है? एसोसिएट्स ऑफ ए पर्सन होता है।
एओपी का मतलब होता है एसोसिएट्स ऑफ ए पर्सन, और बीओआई का मतलब होता है बॉडीज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद आता है एओपी और बीओआई। ये कुछ बॉडीज आपस में मिलकर के या फॉर्म कंपनी वगैरह आपस में मिलकर के एक टेम्पोररी बॉडी बना लेती है, जिससे वो काम करती है एक जगह इकट्ठा होकर के। बीओआई उसको कहते हैं, और एओपी उसको कहते हैं कि कुछ पर्सन्स आपस में मिलकर के इकट्ठा होकर के, इंडिविजुअल्स मिलकर के इकट्ठा होकर के, और वो बना लेती है अपना एसोसिएशन, तो उसको हम एओपीज कहते हैं। उसके बाद फर्म होता है। फर्म में दो तरीके का फर्म होता है। एक वो ऐसा फर्म जो अपना एमसीए से एलएलपी बनाता है, ठीक, और दूसरा वैसा फर्म जो इंडियन फर्म एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, ठीक। उसके बाद आता है कंपनी। कंपनी बहुत सारी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, दोनों सारे इसमें कवर्ड होती हैं। उसके बाद आता है अपना लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी वही हो गया अपना, ठीक है ना, एमसीडी वगैरह। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन ये होता है रेसिडुअल पर्सन होता है, यानी जो भी कंपनी के बारे में मैंने बोला, एलएलपी बोला, लोकल अथॉरिटी, ये सब जो है आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो आर्टिफिशियल जो भी पर्सन होता है उसको हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। अगर कोई कहीं नहीं पकड़ा गया तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में हम उसको सम्मिलित कर देते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। अब इस पर्सन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जितने भी पर्सन मैंने बताया आपको 7, वो 2 कैटेगरी में तो डिवाइड होगा ही होगा, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में एक कैटेगराइजेशन और आ जाता है, उसको कहते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब ये रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, हमने इसको क्यों कैटेगराइज किया है, तो इसका कारण है। अब कारण क्या है, तो जो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन होगा, यानी इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कंपनी, ठीक है, या फिर जुरिस्डिक्शन पर्सन, जो भी है, अगर ये सारे रेसिडेंट हैं तो इनका ग्लोबल टैक्स, यानी दुनिया के किसी भी कोने में ये टैक्स कमा रहे होंगे, दुनिया के किसी भी कोने में ये टैक्स कमा रहे होंगे, तो वो टैक्सेबल इन इंडिया होगा, अगर वो रेसिडेंट इन इंडिया है तो। दूसरा, अगर वो नॉन रेसिडेंट हैं तो उनका भी ग्लोबल टैक्स इंडिया में टैक्सेबल होगा, लेकिन 2 तरीके के इनकम को छोड़ के। और अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ रेसिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, रेसिडेंट तो हैं लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, तो उनका सारे इनकम, ग्लोबल इनकम, इंडिया में टैक्सेबल होगा केवल एक इनकम को छोड़ के। वो कौन सा इनकम होगा, तो वो इनकम होगा अगर रेसिडेंट, अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ, ध्यान से सुनिएगा, कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर वो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उनका सारा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा, लेकिन वो इनकम जो वो इंडिया से बाहर एक्रू कर रहे हैं, इंडिया से बाहर एराइज हो रहा है, और वो इंडिया के बाहर ही रिसीव कर रहे हैं, और उस बिजनेस, वो जो इनकम एराइज एक्रू हो रहा है, वो किसी भी तरीके से इंडिया से कंट्रोल्ड नहीं है, किसी भी तरीके से इंडिया से कंट्रोल्ड नहीं है, तो वो वाला टैक्स, वो वाला इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरी बात, कोई भी पर्सन इंक्लूसिव, इंक्लूडिंग मैं इंडिविजुअल और एचयूएफ भी बोल रहा हूँ, कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर वो एनआर है तो उनका सारा इनकम इंडिया में तो टैक्स होगा, सिर्फ 2 इनकम नहीं होगा टैक्स इंडिया में, जो वो आउट ऑफ इंडिया एक्रू कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया अर्न कर रहे हैं, और आउट ऑफ इंडिया रिसीव भी कर रहे हैं, और वो इंडिया से कंट्रोल नहीं है। पहला, एनआर के केस में नहीं होगा टैक्सेबल। दूसरा, इंडिया के बाहर एक्रू कर रहे हैं, इंडिया के बाहर एराइज हो रहा है, इंडिया के बाहर रिसीव कर रहे हैं, और चाहे वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, फिर भी वो एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूए के केस में अगर इनकम इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है और बाहर में एक्रू हो रहा है, एराइज हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, तो ही सिर्फ हम उसको टैक्सेबल इन इंडिया नहीं करते हैं। लेकिन एनआर के केस में अगर इंडिया से कंट्रोल भी हो रहा है फिर भी हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। बहुत बारीक सी चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले जो अपना अगला क्लास होगा उसमें मैं बताऊंगा कि कोई भी पर्सन रेसिडेंट कब होता है, नॉन रेसिडेंट कब होता है, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होता है। और अगले क्लास में ये ख़त्म होने के बाद हम टैक्स रेट पढ़ेंगे। टैक्स रेट पढ़ने के बाद हम
कैपिटल गेन शुरू करने वाले हैं। ठीक है।